नमस्कार। आज है 2 मई शनिवार। आज शाम की सभी बड़ी विस्तारित खबरें लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में उपचुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं दिग्विजय सिंह के कांग्रेस में बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के कई तरह के बड़े खुलासे होने शुरू हो चुके हैं। शिवसेना ने बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया है। वहीं महाविकास अघाड़ी के गठबंधन पर पुनर्विचार की तैयारी में शिवसेना जुट चुकी है। क्या है पूरा मामला जानेंगे इसे की वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। आपके द्वारा इस वीडियो किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी ना करें, वीडियो को अभी से लाइक है वो जरूर कर दें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से जो निकल कर आ रही है कांग्रेस को लेकर। जी हां दोस्तों, विश्व विख्यात पप्पू मोदी जी की लोकप्रियता को देख करके पागल हो चुका है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी पर मोदी सरकार के काबू पाने से एक तरह से राहुल गांधी काफी बेचैन है। पप्पू बौखलाया हुआ है। कोरोना योद्धाओं और आम नागरिकों को संक्रमित मरीज की जानकारी देने के लिए मोदी सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च की गई थी। अप्रैल के शुरुआत के हफ्ते के अंदर इस ऐप को लॉन्च किया गया था और अब तक 8 करोड़ लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। इसके अंदर 1 किलोमीटर के भीतर, 500 मीटर से 1 किलोमीटर के भीतर यदि कोई कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज आता है तो उसकी जानकारी दे दी जाती है, यानी करंट लोकेशन और ब्लूटूथ पर ये काम करता है। ऐसे में कोरोना योद्धाओं और आम नागरिकों के लिए ये आरोग्य सेतु ऐप काफी काम की चीज है। इससे पता चलता है कि कोई आसपास में, अगर वो घर से बाहर निकल रहा है तो कोई आसपास में कोरोना का मरीज तो नहीं है 1 किलोमीटर के दायरे में। ऐसे में अब इस ऐप पर जो राहुल गांधी ने कई तरह के सवाल उठाए हैं, इसको लेकर के राजनीतिक रोटियां सेकना है वो शुरू कर दिया। इस ऐप को लेकर के ऐप को प्राइवेट ऑपरेटर का वो आउटसोर्स बताया गया है राहुल गांधी की तरफ से। इसके अलावा इसमें जो डाटा को लेकर के गोपनीयता पर भी कई तरह के सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस ने उठाए हैं। हालांकि पूरी दुनिया सहित WHO ने भी इस आरोग्य सेतु ऐप की तारीफ की है। हिंदुस्तान के बहुत से नागरिक इसको यूज कर रहे हैं। इससे पता लग रहा है कि 1 किलोमीटर के दायरे में यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है तो कोई कोरोना संक्रमित के संपर्क में ना आ जाए। ऐसे में ये आरोग्य सेतु ऐप अलर्ट कर रही है। और इसके अलावा अब मोदी सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। और रेड जोन के अंदर आरोग्य सेतु ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वो ई पास के रूप में काम करेगा आपके लिए। इस तरह से बहुत ही अच्छी ऐप है आरोग्य सेतु ऐप, जो कोरोना वायरस को लेकर के अब हर तरह की अपडेट देती है। लेकिन अब कांग्रेस और राहुल गांधी ने राजनीतिक रोटियां सेकना इस आरोग्य सेतु ऐप को लेकर के शुरू कर दिया है, जो वाकई में ये राहुल गांधी और कांग्रेस की किरकिरी कराने वाला मुद्दा है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य के 15 लाख किसानों के खाते में 2,980 करोड़ रुपए फसल बीमा प्रीमियम के भेजकर बड़ा तोहफा किसानों को दिया है। जी हां दोस्तों, पिछली कमलनाथ सरकार के समय से ही फसल बीमा योजना का जो प्रीमियम था वो बकाया था। कमलनाथ सरकार ने किसानों को इस प्रीमियम से वंचित रखा हुआ था। लेकिन शिवराज सरकार ने अपने मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद आज 2,980 करोड़ रुपए का फसल बीमे का प्रीमियम है वो उन किसानों के खाते में भेज दिया है। ऐसे में अब किसानों को फसल बीमा क्लेम का बड़ा तोहफा शिवराज सिंह सरकार ने दे दिया है। कुल मिलाकर के पिछली जो कमलनाथ सरकार थी उसने प्रीमियम को रोक करके एक तरह से किसानों को जो इस फसल बीमे से वंचित रखा, इसके क्लेम से वंचित रखा। लेकिन शिवराज सिंह सरकार ने कोरोना वायरस के दौरान किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए एक आर्थिक सहायता पहुंचाई है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्गी राजा की जोड़ी अब टूट चुकी है। जी हां दोस्तों, कमलनाथ ने कल एक पत्रकारों को दिए इंटरव्यू में जिस तरह से बताया कि कमलनाथ की सरकार गिराने में दिग्विजय सिंह का सबसे बड़ा हाथ था, यानी कि कमलनाथ सरकार गिराने का ठीकरा दिग्विजय सिंह के झूठे भरोसे पर फूटा है। जी हां दोस्तों,
उपचुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस की सियासत है वो गरमरा चुकी है। कमलनाथ सरकार गिराने को लेकर के कमलनाथ ने बताया कि दिग्विजय सिंह ने मुझे झूठा भरोसा दिया। कुछ विधायकों जो सिंधिया समर्थक थे, जिस सिंधिया जी के साथ जाने वाले थे, उनको लेकर के दिग्विजय सिंह ने मुझे झूठा भरोसा दिलाए रखा कि वो विधायक आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, सिंधिया के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। इस तरह का झूठा भरोसा दिलाया, जिसकी वजह से हमने मात खा ली और मध्य प्रदेश में हमारी जो सीएम कुर्सी है वो खिसक गई। यानी कि कांग्रेस की जो मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ सरकार गिरी है, उसका पूरा पूरा ठीकरा दिग्विजय सिंह के सिर फूटना है वो शुरू हो चुका है। जिस तरह से गुटबाजी मध्य प्रदेश में पूर्व में ही चल रही है, कांग्रेसी नेताओं में जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता दिग्विजय सिंह को पसंद नहीं करते हैं। और ऐसे में 3 महीने पहले कैलाश विजयवर्गीय से जो बीजेपी के नेता हैं, उनसे दिग्गी राजा की जो मुलाकात हुई थी उसको लेकर के अब सामने आ रहा है। और कुछ लोग तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय से जो दिग्गी राजा की मुलाकात हुई थी वो कमलनाथ सरकार गिराने के लिए हुई थी। और जिस तरह से झूठा भरोसा कमलनाथ को दिलाया गया, उससे जो कमलनाथ को ऐसा लग रहा था कि उनके विधायक उनको छोड़कर नहीं जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने झूठा भरोसा दिला करके जो कमलनाथ को एक तरह से जो झूठे झांसे में फंसाए रखा। और उसके बाद बीजेपी ने मौका मार लिया। सिंधिया समर्थक 22 विधायक हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। और अब उपचुनाव को लेकर के कमलनाथ ने इस बात का खुलासा किया है, क्योंकि कमलनाथ को डर है कि केंद्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सब मिलकर के कमलनाथ को सीएम कुर्सी से दूर कर सकते हैं। उपचुनाव में यदि उनको 17-18 लगभग सीट मिलती है तो निश्चित है कि कमलनाथ को सीएम गद्दी से दूर कर देंगे। ऐसे में दिग्विजय सिंह से दूरी बनाने का काम कमलनाथ शुरू कर चुके हैं। कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि कमलनाथ खुद की कुर्सी बचाने के लिए मध्य प्रदेश के अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलकर अब दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर करने का काम शुरू कर चुके हैं। इस काम के अंदर वो जुट गए हैं। और इसी बीच कमलनाथ ने एक बड़ा बयान ये भी दिया है कि सर्वे के दौरान, उपचुनाव में सर्वे के दौरान जो नाम सामने आएंगे उसी उम्मीदवार को कांग्रेस की सीट है वो दी जाएगी, कांग्रेस की टिकट है वो दी जाएगी। यदि उनको टिकट ना दे करके यदि कोई आकर के ये बोलता है कि वो हमारा नजदीकी है, उसको आप टिकट दीजिए, चाहे वो दिग्गी राजा भी क्यों ना हो, उनका भी कितना ही नजदीकी क्यों ना हो, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि सर्वे में नाम जो सामने आएंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। इस तरह की बात भी कमलनाथ कह चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि अब जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से दूरी बना रहा है। एक तरह से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जो भरोसा केंद्रीय नेतृत्व को कम हो गया है। अब अपनी खुद की सीट बचाने के लिए कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को नीचा दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं दिग्विजय सिंह के बागी रुख भी दिखाई पड़ रहे हैं। मोदी सरकार के कामों को लेकर के कई बार दिग्विजय सिंह तारीफ भी कर चुके हैं, कैलाश विजयवर्गीय से वो मुलाकात भी कर चुके हैं। इसके अलावा मोदी सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, उनकी तारीफ दिग्गी राजा कर रहे हैं। राज्यसभा सीट को लेकर के कांग्रेस ने दिग्गी राजा की छुट्टी कर दी है, तो निश्चित है कि दिग्गी राजा मोदी सरकार की तारीफ करके बगावती सुर हैं वो दिखा रहे हैं कांग्रेस को। यानी कि या तो कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है या फिर वाकई दिग्विजय सिंह कांग्रेस को छोड़ना चाहते हैं। कुल मिलाकर के अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी बचाने के लिए 27 अप्रैल को बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक होने का खुलासा हुआ है। जी हां दोस्तों, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत करने से पूर्व उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत की थी, या यूं कहें कि शिवसेना और बीजेपी की नजदीकियां अब बढ़ने लगी है। 27 अप्रैल को जो बैठक में फैसला लिया गया, जिसमें आदित्य ठाकरे भी शामिल थे, उद्धव ठाकरे भी शामिल थे, नितिन गडकरी भी शामिल थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय नेता, यानी कि कुछ नेताओं द्वारा बैठक करने के बाद ये फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की सिफारिश के बगैर महाराष्ट्र में 9 एमएलसी सीटों के लिए चुनाव संभव नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत करने का अंतिम निर्णय 27 अप्रैल की बैठक में लिया गया। और उसके अगले ही दिन 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उद्धव ठाकरे बातचीत करते हैं
और महाराष्ट्र में सीएम गद्दी को लेकर के धर्म संकट में फंसे उद्धव ठाकरे ने पूरी जानकारी इस मामले की पीएम मोदी को दी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से सिफारिश करके एक तरह से जो चुनाव आयोग को सिफारिश करके महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हैं वो करवाए गए हैं। या यूं कहें कि अब बीजेपी और शिवसेना के बीच में नजदीकियां बढ़ रही है, जिसकी वजह से महाविकास अघाड़ी के गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। शिवसेना को इतना तो समझ में आ चुका है कि एनसीपी और कांग्रेस जिस तरह से एक बार भी राज्यपाल से मांग नहीं करते हैं उद्धव ठाकरे को अमल चिकित्सा देने के लिए, ऐसे में शिवसेना समझ चुकी है कि कांग्रेस और एनसीपी सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करेगी, कभी भी उद्धव ठाकरे को सपोर्ट नहीं करेगी। दूसरी तरफ बीजेपी के साथ बगावत करके एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई और आज उसी बीजेपी ने उसी पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के बड़ा गिफ्ट शिवसेना को दिया है। ऐसे में अब ये कहना मुश्किल नहीं है कि महाविकास अघाड़ी के गठबंधन पर अब शिवसेना दोबारा एक तरह से पुनर्विचार कर सकती है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बातचीत होने के बाद उद्धव ठाकरे के रुख भी काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं। शिवसेना की तरफ से सहायता की गुहार भी जो नितिन गडकरी से बातचीत कंप्लीट होने के बाद जो पीएम मोदी से जो गुहार लगाई थी वो उसके बाद ही लगाई थी और शिवसेना की बीजेपी से नजदीकियों को बढ़ती देख करके अब एनसीपी और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। वैसे बीच में खबर ये भी आ रही है कि शरद पवार भी इस बैठक में शामिल थे, यानी कि शरद पवार की देखरेख में जो नितिन गडकरी और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इन बड़े नेताओं की जो बैठक हुई है, या एक तरह से मान सकते हैं कि एनसीपी की जो जानकारी के अंदर ये बैठक हुई है। यानी कि अब जिस तरह से एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच एनी टाइम तनातनी रहती है, उसको लेकर के भी अब क्यास लगाने के जो दौर है वो शुरू हो चुका है। क्या एनसीपी भी कांग्रेस से दूरी रखना चाहती है? और दूसरी तरफ शिवसेना और बीजेपी की नजदीकियों को लेकर के अब कई तरह के क्यास लगाए जाने शुरू हो चुकी है। वहीं पालघर केस की जो फाइल है वो सीबीआई को सौंपने को लेकर के भी जो चर्चा हुई है, एक तरह से माना जा सकता है कि इस बैठक में पालघर मामले की जो जांच सीबीआई को सौंपने को लेकर के उद्धव ठाकरे से कोई ना कोई इकरार जरूर हुआ है और पालघर मामले पर जो एक तरह से कोई ना कोई जो वादा एक तरह से उद्धव ठाकरे और शिवसेना की तरफ से किया गया है सीबीआई को जांच सौंपने के मामले में, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बिना कुछ सोचे समझे उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। चुनाव आयोग से सिफारिश के बाद अब 21 मई को महाराष्ट्र में 9 एमएलसी सीटों के लिए चुनाव होना तय हो चुका है। लेकिन शरद पवार का इस बैठक के बारे में जानकारी होना, ये एक बड़ा सवाल उठकर आ गया है कि क्या पालघर के इस मामले को लेकर के जो शरद पवार समझ चुके हैं कि उद्धव ठाकरे सीबीआई को जांच सौंपेंगे और सीबीआई को जांच सौंपेंगे तो एनसीपी नेताओं पर बड़ा खुलासा होगा और एनसीपी नेताओं को बचाने के लिए हो सकता है शरद पवार अब बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। कुल मिलाकर के अब उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी तो बच गई है, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर पुनर्विचार होना शुरू हो चुका है। यानी कि हो सकता है आने वाले समय में शिवसेना वापिस अपने घर बीजेपी लौट जाए, क्योंकि सीएम गद्दी बचाने के बाद मोदी की तरफ से बड़ा गिफ्ट शिवसेना को देने के बाद इस बात के क्यास लगाने शुरू हो चुके हैं। राजनीति के गलियारों से बड़ी खबर यही कि उद्धव ठाकरे अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर पुनर्विचार करने की तैयारी में जुट गए हैं। फिलहाल इन सभी खबरों पर आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो के लिए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।